गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन का अगला मैटर समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में आज हम एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मतलब जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या एडवांटेज है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको क्रियात्मक या कार्यात्मक संगठन कहा जाता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्रियात्मक संगठन, जहां पर मतलब क्रियाओं के आधार जो अनेक क्रिया होती, किसी एक कार्य को, मुख्य कार्य को पूरा करने के लिए उसकी जो डिफरेंट क्रियाएं होती है, जो एक्टिविटीज होती है, उसको अलग अलग डिवाइडेड करके अलग अलग व्यक्ति को वर्क सौंप दिया जाता है और सभी क्रियाओं को एकरूप करके उस कार्य को पूरा किया जाता है। जैसे कि एक प्रोडक्शन इकाई है, प्रोडक्शन करने वाली कोई संस्था है, इंटरप्राइजेस से उद्योग है, वो जब प्रोडक्शन करता है तो वहां पर प्रोडक्शन करना एक जो है कि एक ही वर्क है, किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना। अब उस वर्क को कितने व्यक्ति, अनेक वर्कर्स उसको कार्य को पूरा करते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति जो है कि रॉ मटेरियल लाता है ना, और कोई जो है कि मशीन ऑपरेट करता है, कोई उसके अंदर रॉ मटेरियल को डालता है, कोई व्यक्ति जो है कि पैकिंग करता है, पैकिंग वाले माल को गोडाउन तक ले जाता है। अनेक ऐसे छोटे मोटे कार्य करते हैं, लेकिन कार्य एक ही, किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना। ठीक है, अब इसी को एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जहां पर क्रियाओं के आधार पर कार्य बांटे जाते हैं। जो जिस व्यक्ति का कार्य होता है उसको वो कार्य सौंप दिया जाता है, ठीक है, उसको वो कार्य पूरा करना होता है, तो उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला एडवांटेज है एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब स्पेशलाइजेशन के लाभ मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक विशिष्टीकरण कर दिया जाता है, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मीनिंग के अंदर कि वर्क तो एक ही होता है, लेकिन उसमें क्रियाओं के आधार पर सभी के कार्य बांट दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लाभ भी जो है कि बिजनेस को मिलते हैं। उससे कम समय में अच्छा काम होता है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको वही कार्य हमेशा करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हो जाती है। तो ऐसे इस प्रकार से लाभ जो है कि बिजनेस को मिलते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंड कंट्रोलिंग। एडजस्टमेंट एंड कंट्रोलिंग सामंजस्य, मतलब समायोजन और कंट्रोलिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर जो व्यक्ति कार्य करता है उसको वही कार्य हमेशा करना पड़ता है। इससे उस पर क्या होता है, कंट्रोल भी होता है, उसको भी उस कार्य की प्रैक्टिस हो जाती है। कि जैसे कि कोई मशीन चलाने वाला वर्कर है, तो वो हमेशा ही क्या करेगा, मशीन ही ऑपरेट करता रहेगा। उस कार्य में उसको खुद कॉन्फिडेंस आएगा और अपने कार्य पर उसको कंट्रोल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन मैनेजरियल स्किल। इंक्रीज इन मैनेजरियल स्किल, जब इसके अंदर क्या होता है, विशिष्टीकरण होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, जिससे जो मैनेजरियल स्किल होती है, मैनेजमेंट की जो स्किल होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंट सुपरविजन, मतलब जो पर्यवेक्षण कार्य जो होता है, इसमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कार्य होता है। तो मतलब जो डायरेक्ट जो पर्यवेक्षक होते हैं वो अपने वर्कर के कार्य को प्रत्यक्ष कार्य देखता है। तो इसमें प्रत्यक्ष कार्य को जब देखा जाता है तो कहीं ना कहीं जो कमियां पाई जाती है उसको तुरंत दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के एडवांटेज भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इजी एंड फ्लेक्सिबल। इजी एंड फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, ये जो संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रारूप है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन का जो प्रारूप बहुत ही इजी और बहुत ही सरल है, ये आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, एडजस्टमेंट एंड कंट्रोलिंग, इंक्रीजिंग मैनेजरियल स्किल और कन्वेंट सुपरविजन और इजी एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है,
डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें वस्तु के आधार पर विभाग बांट दिए जाते हैं। जैसे कि जो है कि एलजी कंपनी है जो अनेक प्रकार की वस्तु का प्रोडक्शन करती है, जो फ्रिज का भी प्रोडक्शन करती है, कूलर का भी प्रोडक्शन करती है, मोबाइल का भी प्रोडक्शन करती है, एसी का भी प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर वस्तु के विभाग से अलग अलग जो है कि डिवीजन कर दिया जाता है कि ये फ्रिज का डिवीजन है, फ्रिज का विभाग है, ये एसी का विभाग है, ये मोबाइल का विभाग है। अलग अलग वस्तु के आधार पर अलग अलग विभाग बांट दिए जाते हैं, तो उसको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रत्येक जो विभाग होते हैं, डिवीजन जो होते हैं, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। ठीक है, जो विभाग होते हैं उसको प्रॉफिट हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका भी श्रेय उसी विभाग को जाएगा, और यदि लॉस होती है तो उसी विभाग को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, उसकी कोई जवाब देना पड़ता है कि लॉस क्यों हो रही है। ठीक है, क्विक डिसीजन मतलब प्रत्येक विभाग जो होते हैं कि अपने अपने विभाग के वर्क के लिए जो है कि डिसीजन ले सकते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं उसका जो मेन व्यक्ति जो होता है उसको सिलेक्ट करके वो विभाग सौंप दिया जाता है। तो वो व्यक्ति जो है कि प्रत्येक डिसीजन अपने हिसाब से स्वतंत्र तरीके से ले सकता है। जब कोई व्यक्ति डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है तो वो जल्द से जल्द डिसीजन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस इन कोऑर्डिनेशन। मतलब ये जो समन्वय तालमेल बिठाने के लिए क्या होता है, सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार का यदि ऑर्गेनाइजेशन होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कई जो है कि कंपनियां ऐसी होती है उनके जो है कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वही सब जो है कि प्रोडक्शन हो रहा है, वही फ्रिज का भी प्रोडक्शन हो रहा है, वही एसी का भी प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा कोई डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो उसको वो समन्वय तालमेल नहीं बिठा पाता है। लेकिन जब वो अलग अलग डिविजनल के हिसाब से, विभाग के हिसाब से अलग अलग डिवीजन कर देता है, बांट देता है, वस्तु का विभाग अलग अलग कर देता है, तो फिर उसको कोऑर्डिनेशन समन्वय में सफलता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इजी डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, है ना। मतलब ये क्या होता है, मतलब इससे जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है इससे डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, सरल हो जाता है। बिजनेस का विकास करना और बिजनेस का विस्तार करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्किल एंड इकोनॉमिक। इससे क्या होती है कि जो बिजनेस जो होता है उसकी जो स्किल होती है, कुशलता क्या होती है, बढ़ती है ना। प्रोडक्शन की स्किल क्या हो जाती है, क्योंकि वो एक ही वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है तो वहां के जो वर्कर होते हैं उनकी स्किल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इकोनॉमी मतलब कम खर्च होते हैं, क्योंकि प्रत्येक विभाग अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यदि वो ज्यादा खर्च करेंगे तो लॉस उन्हीं को होगी, इसलिए इकोनॉमी मितव्ययी भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको हिंदी में औपचारिक संगठन कहा जाता है। औपचारिक संगठन का मतलब ये होता है जहां पर प्रत्येक वर्कर के, प्रत्येक जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज पहले से ही तय कर दी जाती है। उनकी जिम्मेदारी, है ना, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, है ना, पहले से ही तय कर दी जाती है कि आपको ये कार्य करना है। उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज पहले से ही तय कर दी जाती है, तो उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके ये नियम के अकॉर्डिंग चलता है, इसमें रूल्स होते हैं, रूल के अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटीज पहले से ही तय कर दी जाती है। ठीक है, अब जब पहले से ही कार्य तय होता है तो उसके क्या एडवांटेज मिलते हैं। पहला है एंड ऑफ स्ट्रगल मतलब संघर्ष का अंत हो जाता है, कि पहले से ही कार्य डिसाइडेड रहते हैं, पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही तय होती है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके जो राइट्स होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज होती है पहले से तय होती है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार उनको वर्क करना पड़ता है। तो उनके बीच, किसी के बीच भी कोई संघर्ष, कोई मतभेद नहीं होता है। तो संघर्ष का एंड होता है अचीविंग द गोल्स मतलब यह उद्देश्य की प्राप्ति होती है इसके अंदर, क्योंकि पहले से ही जो है कि इनके जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही तय रहती है, तो जो लक्ष्य बनाते हैं उनको क्या करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। तो उद्देश्य और जो गोल्स जो होते हैं, लक्ष्य जो होते हैं, उनको प्राप्त करने में ये सहायक होता है। ठीक है। फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मैंने बताया कि पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहती है, तो वो अपनी जवाबदारी से कार्य करता है, क्योंकि यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा कि उसने कार्य अच्छा किया तो ठीक है, यदि अच्छा नहीं किया तो उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसको पहले से उस वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। तो वर्क यदि नहीं हो पाया, ठीक से नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया उसको जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब स्पेशलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया, स्पेशलाइजेशन मतलब विशिष्टीकरण। इसमें भी विशिष्टीकरण है, प्रत्येक जो कि अलग अलग लोगों को, अलग अलग वर्कर को जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, ड्यूटीज राइट्स दे दिए जाते हैं, तो जिसका लाभ जो है बिजनेस को प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमी, समन्वित तालमेल, मितव्ययी, मतलब इसमें पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो अपना वर्क समय पर करते हैं, कम खर्च में करते हैं, तो इकोनॉमी मितव्ययी भी होते हैं, मितव्ययिता आती है, कम खर्च में अच्छा वर्क हो जाता है, तो ये इसके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट मैटर है आपका एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। ये औपचारिक संगठन था जिसमें पहले से रूल्स, ड्यूटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से तय होती है, पहले से पद वगैरह निश्चित होते हैं, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसके अंदर पहले से कोई भी चीज तय नहीं होती, कोई भी ड्यूटीज, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और एक ये कर्मचारी के आपसी संबंधों द्वारा ये संगठन तैयार होता है। मतलब इसके कोई नियम रूल से कोई ये वैधानिक नहीं होता है, ये जैसे कि रूल्स के अकॉर्डिंग कानूनी तौर पर ये बनाया जाता है, और इसका कोई कानून, कोई रूल्स वगैरह नहीं होता। ये आपसी जो तालमेल होता है, जो अच्छा भाईचारा होता है, उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। ठीक है। जैसे कि मजदूर संघ, जो बिजनेस के अंदर जो मजदूर होते हैं उन्होंने अपना एक संघ बना लिया, मजदूर संघ। अब उसको मतलब ये कोई मतलब रूल्स नियम के अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना एक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो है कि मजबूत कर लिया है। अब इसके क्या लाभ, क्या एडवांटेज होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो संगठन है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पूरक है। ये इसकी कमियों को, इसके अंदर जो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो कमियां होती है, वीकनेस जो होती है, उसको ये संगठन क्या करता है, दूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एंड ऑफ डिफेंस, मतलब इसके अंदर मतभेद नहीं होते हैं। द एंड ऑफ डिफरेंस, मतलब जो अंतर जो किया जाता है, बड़े छोटे का जो अंतर किया जाता है कि बड़ा अधिकारी, उच्च कोटि का अधिकारी है ना, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट या टॉप लेवल के जो ये अधिकारी होते हैं, मिडिल लेवल के जो अधिकारी होते हैं, इस प्रकार का इसके अंदर कोई जो है कि कोई नहीं होता है। इसमें सब समान होते, बराबर होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस, कोई अंतर नहीं होता, सभी एक जैसे होते हैं। ठीक है। इसके लिए कम्युनिकेटिव अरेंजमेंट, ये जो इसमें संप्रेषण का अरेंजमेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसमें सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, है ना। अब इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन यदि देनी हो तो उसके लिए एक लिंक होती है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन इसके अंदर कोई लिंक नहीं होती है, बहुत जल्दी जो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इन्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, यह तालमेल का वातावरण रहता है। ये जो संगठन होता है इनफॉर्मल, अनौपचारिक जो संगठन होता है, इसमें रूल्स रेगुलेशन तो नहीं होते हैं, लेकिन ये आपसी भाईचारे से ये संगठन बनता है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, तालमेल होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब इसमें संतुष्टि, जो वर्कर जो काम करते हैं वो जो है कि संतुष्ट होते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से संगठन में जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती संगठन में लाया गया हो, जिसकी इच्छा वो संगठन में, अनौपचारिक संगठन में, इनफॉर्मल संगठन में, जो इनफॉर्मल संगठन को ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें जो वर्कर जो कार्य करते हैं वो क्या रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं इसके कार्य से। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चारों एडवांटेज, किसके एडवांटेज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% जो है कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन,
एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लेना, तो ये आपकी जो है बुक में मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।